हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? अच्छे होंगे आप और प्रिपरेशन में लग गए होंगे आप एग्जाम की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू समर्पण एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। और हमारी जो सीरीज है 20 डेज क्रैश कोर्स की वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हमने अब तक शेयर कैपिटल के चैप्टर में 3 पार्ट ऑलरेडी देख लिए। और जिसने भी ये 3 पार्ट नहीं देखे उसको मैं रिक्वेस्ट फिर भी करता हूं कि आप लोग वो मिस ना करें, वो चेक कर ले, वो देख ले। क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमारा टारगेट क्या है? यस, 40 आउट ऑफ 40। दिस इज अवर टारगेट। और ये टारगेट को हमें अचीव करना है, इसी के लिए तो हम ये कर रहे हैं। सो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है। सो मैंने जैसे बोला है कि सपोर्ट आपका चाहिए, तो यही सपोर्ट है आपका, बस ये करते जाओ। तो आपका मेरा जो टारगेट है कि आपको 40 आउट ऑफ 40 मुझे 100% आपको ला के देना है, तो वो आप कर सकते हो। सो जस्ट चेक आउट हु है मिस्ड आउट। जिसने मिस किया है वो चेक कर ले, वो एक बार देख ले, तो उसको भी पता चल जाएगा कि प्रीवियस वीडियो में क्या था और फिर आगे जाके क्या होने वाला है। ओके। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 20 डेज के क्रैश कोर्स में मैंने पहले ये डिसाइड किया था कि आपको चैप्टर वाइज सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही मिलेंगी। लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया, थोड़ा प्लान में मैंने चेंज किया है कि चैप्टर वाइज जब चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, जैसे कि आज ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा 4th पार्ट में, तो आपको एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हम एक करवाना चाहते हैं, ताकि आपको पता चले कि हाउ यू आर परफेक्ट। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि यही एक लिमिटेशन होगी, उसके आगे जाके भी हमने बहुत बड़े प्लान आपके लिए किए। टिल एग्जाम देयर आर सो मच थिंग फॉर यू, बहुत सारा आपको मिलने वाला है। तो बस आपको सिर्फ यही करना है, यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विथ अस। तो आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा और आप पूरे 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 कॉन्फिडेंट हो जाओगे एग्जाम के लिए। So without delay, now we will continue with the 4th part of accounting for share capital. Now, in this series, in this video of the 4th part, what we will see? So the secret now we will disclose. Yes, forfeiture of shares, that we will see, which is the last topic of this chapter. तो भाई ये फॉरफीचर क्या होता है ये लगभग आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं अभी आपको वो बता देता हूं कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। फॉरफीचर यानी कंपनी जो आईपीओ निकालती है, जो शेयर इश्यू करती है और पब्लिक को आस्क कर दी गई, दे जस्ट आस्क टू द पब्लिक टू गिव देयर मनी, और फिर वो स्टेप बाय स्टेप पैसे देती है एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में। जो भी स्टेप कंपनी ने डिसाइड किए होते हैं उसी स्टेप में पब्लिक पैसा देती है। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि कोई एक शेयर होल्डर इनकेपेबल होता है पैसा देने के लिए, यानी कि उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया, मान लो एज एन एग्जाम्पल वी आर टेकिंग फॉर दैट, कि उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का तो पैसा दे दिया, लेकिन जब कंपनी मंगवाती है फर्स्ट कॉल का पैसा पब्लिक के पास से, तो बाकी सबने पैसा दे दिया, लेकिन जो शेयर होल्डर एक था, एक्स पर्सन कोई भी था, वो इनकेपेबल था, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रीजन होगा उसका, तो वो पैसा नहीं दे सकता। ही वॉज इनकेपेबल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। तो कंपनी क्या करती है, वेट करती है उसके लिए कि चलो भाई ये शेयर होल्डर भी पैसा दे देगा, लेकिन वो बहुत सारा वेट नहीं करती है। फिर वो एक नोटिस भेजती है शेयर होल्डर को कि सर यू आर रिक्वेस्टेड टू पे योर रिमेनिंग मनी ऑफ फर्स्ट कॉल, क्योंकि बाकी सबका पैसा आ चुका है, सिर्फ आपका ही बाकी है, तो इस ड्यूरेशन में ये तारीख तक आप अपना पैसा भर दो। ऐसे एक रिक्वेस्टिंग लेटर उसको भेजा जाता है, एक नोटिस जो एक रिक्वेस्टिंग मैनर में होती है वो उसको भेजी जाती है। फिर भी अगर वो शेयर होल्डर अपना पैसा नहीं भरता
तो फिर कंपनी के डायरेक्टर जो है वो एक थ्रेटनिंग लेटर भेजते हैं। थ्रेटनिंग या लेटर यानी एक धमकी भरा हुआ, धमकी यानी हम आपके शेयर जो है वो कैंसिल कर देंगे, आपका जो भी नॉमिनेशन हुआ एज अ शेयर होल्डर वो रिजेक्ट हो जाएगा, और आपका पैसा भी आपको वापस नहीं मिलेगा। जो आपने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा भरा हुआ है कंपनी में, वो भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। सो यू आर रिक्वेस्टेड, नॉट यू आर रिक्वेस्टेड बट यू हैव टू पे। ऐसा एक ऑर्डर भरा, एक लेटर उसको भेजेंगी कंपनी, एक नोटिस भेजेगी उसको, और फिर भी अगर वो शेयर होल्डर पैसा नहीं भरता है तो फिर जाके कंपनी एक्शन लेती है, और उसका जो नॉमिनेशन हुआ होता है, उसको जो अलॉट किए होते हैं, तो वो लिस्ट में से उसका नाम एज ए शेयर होल्डर कैंसिल कर देती है, यानी कि निकाल देती है उसका नाम। वो लिस्ट में फिर उसका नाम नहीं रहता, जो भी एक्स पर्सन होता है जिसने पैसा नहीं भरा उसका। सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज अ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसी को बोला जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी जो है वो शेयर होल्डर के पैसे ना आने से उसके शेयर जो है वो, उसका जो शेयर होल्डर का जो नॉमिनेशन हुआ है वो कैंसिल कर देती है, और जो भी पैसे उसने भरे हैं, वॉट एवर द मनी ही हैज पेड टू द कंपनी, दैट विल नॉट टू बी पेड अगेन टू द शेयर होल्डर। जो भी पर्सन ने पैसा भरा होगा वो उसको वापस नहीं देती है, वो भी अपने पास रख लेती है कंपनी। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। ओके, हाँ, तो अभी यहां पे मैंने मीनिंग तो यहां पे बता दिया, लेकिन एक कंडीशन भी है। वो कंडीशन क्या है? इट्स पॉसिबल व्हेन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउस। ये पॉसिबल तभी है जब ये कंडीशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउ की जाती है, तभी कंपनी इस तरह की एक्शन ले सकती है। ओके, चलो ये बात तो हो गई फॉरफीचर के मीनिंग की और प्रोसीजर की। अभी बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी यू शुड बी परफेक्ट इन द जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, उस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, और वो हम आगे देखने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो जर्नल एंट्री यहां पे क्या हो सकती है इन द केस ऑफ शेयर फॉरफीचर? तो देखो भाई, आगे हमने जो एंट्री दी थी वो हमने क्या किया था कि वहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, क्योंकि वहां पे पैसे आ रहे थे। ओके, द कंपनी वाज रिसीविंग द मनी एज अ शेयर कैपिटल, इसलिए वो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, वही शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो रहा है, क्योंकि अभी तो पैसा नहीं आने वाला, अभी तो वो रिजेक्शन हो चुका है। इसलिए वो शेयर कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट किया था उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा, अपोजिट एंट्री देनी पड़ेगी। इसलिए यहां पे देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर दो, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अभी यहां पे जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखा है, ठीक है, इसका मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसा बोला गया है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन्ड बाय द कंपनी, देन यू कैन राइट दिस। अदरवाइज जो भी कॉल्स के उसने पैसे नहीं भरे, जो भी फर्स्ट कॉल या तो फाइनल कॉल का उसने पैसा नहीं भरा, तो वो आप ऐसा लिख सकते हो कि टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, सॉरी, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू फाइनल कॉल अकाउंट, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। बट इफ इट इज सेड दैट कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड, देन यू कैन राइट दिस ऑल्सो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि ये पैसा तो कंपनी को भरा हुआ नहीं है शेयर होल्डर ने, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो इन द केस ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफीचर। क्लियर? तो ये बात हो गई जर्नल एंट्री की, सीधी बात, नो बकवास। कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता है वहां पे, इसलिए उसको डेबिट करना पड़ता है जो पहले क्रेडिट हुआ था, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है, और आगे जाके कॉल्स इन एरियर जो पैसा नहीं मिला कंपनी को वो भी उसके साथ बताना पड़ता है। सवाल ये उठता है सर कि ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहां पे लिखा है उसमें अमाउंट कौन सी लिखी जाएगी, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो यहां पे लिखा है वहां पे आपको वो पैसा लिखना है, वो अमाउंट लिखनी है
जो शेयर होल्डर ने पे की है कंपनी को अब तक। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि शेयर होल्डर ने कंपनी को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा भी भरा, सो दैट अमाउंट विल बी रिटर्न एज अ शेयर फॉरफीचर अमाउंट। वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो पैसा, वो भी जो भी अमाउंट है वो वहां पे लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स पर्सन ने 500 शेयर्स परचेज किए थे ईच ऑफ ₹10 के हिसाब से। अभी उसने एप्लीकेशन का ₹2 और अलॉटमेंट का ₹3, ऐसे टोटल ₹5 उसने भरे हुए हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने ₹5 नहीं दिया और ₹5 भरा हुआ है। अभी यहां पे जब आप एंट्री दोगे तो एंट्री कैसे होगी वो भी मैं आपको क्लियर कर, हालांकि इसका एग्जाम्पल भी हम आगे देखने वाले, लेकिन फिर भी यहां पे मैंने ये एग्जाम्पल लिया ही है तो हम इसको पूरा करेंगे। वेट अ मिनट। हाँ, तो देखो भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें क्या लिखा जाएगा? तो भाई 500 शेयर्स, 500 शेयर्स आर देयर। वेट अ मिनट। हाँ, 500 शेयर्स आर देयर इनटू व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स? ₹10, एज आई हैव टोल्ड यू, ₹10 का एक शेयर। सो 500 इंटू 10, तो ये कितना होगा भाई? 5000। यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना है 500 इंटू 10, जो भी फेस वैल्यू उसकी है उसके हिसाब से आपको वहां पे लिखना है। हाँ, कुछ और भी चेंज होगा, वो क्या चेंज होगा वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंज हो सकता है। सो 500 इंटू 10, 5000 टू शेयर फॉर फीचर। तो शेयर फॉर फीचर में क्या लिखना है? तो भाई 500 शेयर्स थे और उसने कितना पैसा भरा? 2 + 3, यानी ₹5 पर शेयर उसने भर दिया है। सो दैट विल बी मल्टीप्लाई विथ 500, सो द अमाउंट विल बी 2500 रुपीज शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। और बाकी कितना बचा? ऑफ कोर्स 2500 बचा, क्योंकि यहाँ पे 5000 है तो यहाँ पे उसका टोटल मैच होना चाहिए, इसलिए आप डायरेक्टली ऐसा लिख दो 2500। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई कितने शेयर बचे उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, ये सब कुछ झंझट में नहीं पड़ना है, डायरेक्टली में शॉर्टकट में जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ऐसा हमें मान के चलना है, क्योंकि 1.5 आवर ओनली 90 मिनट्स वी हैव। और जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें हमें ऐसे शॉर्टकट से ही जाना है, बहुत डीप में कैलकुलेशन में नहीं जाना है। जितना शॉर्टकट से अगर पूरा हो जाता है तो उतना शॉर्टकट से हमें पूरा करना है, तभी तो हम आसानी से पूरा कर सकेंगे। और वो भी ट्रिक आपको पता चलेगी हमारी तरफ से कि किस तरह से शॉर्टकट वे से आप कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूरे कर सकते हो, वो हम देखेंगे एमसीक्यू सीरीज में। ओके, तो अभी तो जस्ट यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जर्नल एंट्री होती है और किस तरह से अमाउंट लिखनी है। सो आई थिंक, आई होप दैट यू आर क्लियर इन दिस, इन द जर्नल एंट्री ऑफ शेयर फॉर फीचर। आगे जाके हम ये देखेंगे कि ये जो शेयर फॉर फीचर है उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है, यानी कि क्या कुछ नया आ सकता है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यस, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वेर इश्यूड विथ प्रीमियम। कि अगर मान लो कि कंपनी ने जो भी शेयर इश्यू किए हैं वो प्रीमियम से इश्यू किए, और उस केस में अगर मान लो कोई शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया और उसका रिजेक्शन हो गया, तो उस केस में एंट्री कैसे होगी? तो वहां पे आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। द वन ऑप्शन इज इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड एंड द अदर इज इफ प्रीमियम रिसीव्ड। अगर मान लो कि एक एग्जांपल यहां पे भी ले लेते हैं, चलो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अभी ₹10 का एक शेयर है और ₹2 का प्रीमियम है। ₹10 का शेयर और ₹2 का प्रीमियम। अभी एक कंपनी क्या करती है? तो भाई यहां पे ₹2 मंगवाती है, यहां पे ₹3 मंगवाती है, फिर यहां पे ₹2 और यहां पे ₹3। इस तरह से कंपनी पैसा मंगवाती है। तो ये तो शेयर की प्राइस हुई ₹10। अभी प्रीमियम भी कभी कभी कंपनी मंगवाती है ना, क्योंकि यहाँ पे शेयर इश्यू किया प्रीमियम से, ऐसा मैंने बोला। सो हम ऐसा मान लेके चलो अलॉटमेंट के टाइम कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया, ठीक है, कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया ₹2 का अलॉटमेंट के टाइम।
और यहां पे हुआ क्या, फिर से वही एग्जांपल कि शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा भर दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा, तो क्या करेंगे। और अगर मान लो कि शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया और बाकी का पैसा दिया ही नहीं, तो क्या करें। अभी इन दोनों में से क्या करना है आपको, तो यहां पे जो मैंने लिखा है इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, ठीक है, ये हमको देखना है। यहां पे इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ कि जो भी कंपनी ने कॉल्स किया होगा, कंपनी के पास, कंपनी ने जो पब्लिक के पास से पैसा मंगवाया होगा, उसमें एक कॉल ऐसा भी होगा कि जिसमें कंपनी ने प्रीमियम भी मंगवाया होगा और प्रीमियम नहीं मिला होगा। तो उस केस में अगर मान लो फॉर फीचर की एंट्री हमें करनी है तो कैसे होंगे, कैसे करेंगे हम। तो याद रखो कि अगर जब कंपनी इश्यू करती है प्रीमियम से शेयर, तब एंट्री क्या होती है वो हमको मालूम है। जैसे कि हम इसकी एंट्री देखते हैं कि भाई अलॉटमेंट का पैसा अगर प्रीमियम के साथ कंपनी मंगवाती है तो हम उसकी एंट्री कैसे देते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, यानी कि सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एसपीआर अकाउंट, इसको हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि वहां पे पैसा आने वाला है। द कंपनी इज आस्किंग फॉर दैट मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक को डिमांड कर रही है कि भाई आप प्रीमियम का भी पैसा दो और ये शेयर कैपिटल का जो अलॉटमेंट का पैसा है वो भी पैसा दो। तो इस तरह से एंट्री हम करते हैं, यानी कि वहां पे एसपीआर अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन वो पैसा कंपनी को नहीं मिलता है क्योंकि शेयर होल्डर ने वो पैसा भरा नहीं। हम बात करें ना फॉर फीचर की, तो बस उस केस की मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया, ये 2 रुपया ही दिया, बाकी का पैसा दिया ही नहीं। तो यहां पे एंट्री कैसे करेंगे, तो देखो भाई यहां पे लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वो तो आपको मैंने आगे की एंट्री में भी बताया था कि ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, लेकिन उसके साथ आपको प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट करना है। क्यों भाई, क्योंकि कंपनी को वो पैसा नहीं मिला। अगर वो पैसा नहीं मिला तो जो अकाउंट क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दो, बिकॉज द मनी इज नॉट रिसीव्ड। कंपनी ने पैसा मंगवाया लेकिन वो मिला नहीं है, इसलिए वो अकाउंट जो पहले ओपन किया था उसको क्लोज करना पड़ेगा। दैट्स वाई वी हैव टू डेबिट द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इन द केस ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। याद रखना, भूलना मत, क्योंकि यहीं पे गलती होती है, यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं कि स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि हाँ भाई प्रीमियम अकाउंट तो हमें लेना ही नहीं है फॉर फीचर की एंट्री, और कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि प्रीमियम की एंट्री दोनों में कर देते हैं, अगर प्रीमियम रिसीव हुआ तो भी और प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ तो भी, दोनों में प्रीमियम का अकाउंट वो डेबिट कर देते हैं। तो इस तरह की गलती मत करो भाई। लॉजिक है सीधा कि अगर कंपनी को पैसा नहीं मिला तो जो पहले अकाउंट क्रेडिट किया था बस उसको डेबिट कर दो, उस अकाउंट को क्लोज कर दो, क्योंकि अभी उसकी जरूरत ही नहीं है ना, तो उसको रखने की जरूरत क्या है। दैट्स व्हाई वी हैव टू डेबिट दिस। और आगे जाके तो सेम एंट्री जो हमने आगे देखी वही है, टू शेयर फॉर फीचर टू कॉस्ट इन एरियर, ये तो सीधी बात है। अभी इसका एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे, तो अभी सिर्फ यही समझना है कि इस तरह की एंट्री करनी है हमें। ओके, चलो आगे। इफ प्रीमियम रिसीव्ड, अगर प्रीमियम भी मिल चुका है कंपनी को, जो भी कॉल किए थे उसमें प्रीमियम भी मिल गया, यानी कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों का पैसा कंपनी को मिला। जैसे कि आगे मैंने बताया कि अलॉटमेंट का पैसा बराबर, यहां पे मैंने आपको बताया ना कि अलॉटमेंट का पैसा 3+2, ये जो 3+2 है ये प्रीमियम अमाउंट है। तो मान लो कंपनी को ये दोनों पैसा मिल जाता है, तो इसका मतलब ये क्या बोला जाएगा, प्रीमियम रिसीव्ड, कंपनी को प्रीमियम मिल गया। तो उस केस में अगर फॉर फीचर किया जाता है
तो हमें कौन सी एंट्री करनी है? सेम एज फर्स्ट फॉरफीचर एंट्री, जो हमने पहली वाली एंट्री देखी ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल सिनेरियो। तो ये वाली एंट्री हमने सबसे पहले देखी थी, जब स्टार्टिंग किया तभी हमने देखी इस वीडियो में। बस वही सेम एंट्री हमें फिर से करनी है अगर शेयर इश्यू किया है प्रीमियम से और वो प्रीमियम की अमाउंट मिल चुकी है कंपनी को, ठीक है, तो ही आपको ये एंट्री करनी है। लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो फिर आपको एसपीआर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। याद रखना, बहुत इजी है, लॉजिक याद रखो तो बहुत इजी तरीके से याद रह जाएगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। री इश्यू ऑफ शेयर्स। देखो भाई, कंपनी ने शेयर फॉरफीचर तो कर दिया, जो भी शेयर होल्डर को शेयर दिए थे उसके पास से वो रिजेक्शन तो कर दी, यानी वो कंपनी के पास अभी वो शेयर पड़े हुए ऐसे ही। अभी कंपनी क्या करेगी, वो अपने पास ऐसे ही रखेगी नहीं, वो फिर से उसको मार्केट में सेल कर देगी, क्योंकि उसको तो क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए, दे वांट मनी। इसलिए वो क्या करेगी, री इश्यू, फिर से उसको इश्यू करेगी। भाई किसी को चाहिए तो ले लो। अभी जिस कंपनी के शेयर्स की बहुत डिमांड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, जस्ट देखो भाई 8 तारीख को वो आईपीओ आ गया, तो और 10 तारीख को उसका क्लोजिंग भी है। और देखना यह है कि बहुत बड़ा आईपीओ है, 18,000 करोड़ का समथिंग अमाउंट इज देयर। ओके, 18,000 समथिंग करोड़ अमाउंट इज देयर, द टोटल अमाउंट, एंड इट इज अ वेरी बिग आईपीओ दैट वी कैन इमेजिन, क्योंकि उसके आगे रिलायंस और एक कॉल लिमिटेड था, उसने ये इतना बड़ा आईपीओ निकाला था 11,000 और 15,000 करोड़ का। और उसके बाद ये पेटीएम का आईपीओ आया, जो भी एक बड़ा आईपीओ है, जो और उसके शेयर की प्राइस भी नियरेस्ट 2,000 रुपीज है, 2,000 के नजदीक है। और ऐसा बोला गया कि एक शेयर होल्डर 6 शेयर खरीद सकता है, दे कैन बाय 6 शेयर्स एंड द अमाउंट टोटल विल बी 12,900 समथिंग, 12,900 रुपए होते हैं अगर आप 6 शेयर खरीदते हो। यानी कि उसकी प्राइस लगभग 2,080 2,100 के आसपास वो डिसाइड की है पेटीएम ने। और उस तरह से अगर आपको पेटीएम के शेयर खरीदने हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, और तभी जाके आप वहां पे शेयर होल्डर बन सकते हो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस शेयर मार्केट। तो यहां पे अगर ऐसी कंपनी है, मान लो इतनी बड़ी कंपनी है, और उसके शेयर का पैसा अगर मान लो किसी ने नहीं दिया, हमने मान लो कि हमने खरीद लिया शेयर, भाई अच्छी कंपनी है, चलो खरीद लेते हैं शेयर, हमने खरीद लिया, एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया, फिर आगे जाके ऐसा हुआ कि हम इनकेपेबल हो गए, हमारा कोई एक्सीडेंटल कोई खर्चा आ गया, और जो भी हमने पैसा रिजर्व रखा था शेयर खरीदने के लिए वो खर्चा हो गया, और फिर कंपनी जब पैसा मांगती तो हमारे पास पैसा ही नहीं होता है, सो वी कांट पे द मनी, हम पैसा नहीं दे सकते। इसलिए वो कंपनी क्या करेगी भाई, हमारे शेयर फॉरफीचर कर देगी। फिर क्या करेगी वो कंपनी, री इश्यू करेगी, क्योंकि उसकी डिमांड है मार्केट में, सबको चाहिए वो शेयर। इसलिए कंपनी वो शेयर अपने पास नहीं रखती है, वो री इश्यू करती है। अभी जब कंपनी री इश्यू करती है तब वो कैसे करती है, फर्स्ट है इश्यू विथ डिस्काउंट, यानी कि जो 10 रुपए का शेयर होता है, हम यहाँ पे अभी पेटीएम का एग्जांपल आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम जो 10 रुपए वाला एग्जांपल लिया था वही उसको आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा हमें समझने में, क्योंकि इसकी तो बहुत बड़ी अमाउंट है, 2,000 रुपए की बड़ी अमाउंट है, तो भी इसको ध्यान में नहीं लेना है। चलो इसको निकाल देते हैं। ये तो सिर्फ आपकी एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, हालांकि आपने ये नॉलेज पहले से लिया होगा, ये भी मुझे मालूम है। हाँ, तो देखो भाई, इश्यू विथ डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होता है,
तो 10 रुपए का शेयर था, लेकिन कंपनी ने मान लो वो शेयर 8 रुपए से इश्यू किया, री इश्यू नॉट इश्यू, री इश्यू किया, फिर से इश्यू किया, तो कितने का डिस्काउंट हुआ भाई? 2 रुपए का डिस्काउंट हुआ ना, क्योंकि 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है शेयर की, और कंपनी इश्यू कर रही है 8 रुपए से, तो यहां पे 2 रुपए का क्या बोला जाएगा भाई? डिस्काउंट बोला जाएगा कि भाई कंपनी ने जो भी शेयर होल्डर होगा, जो परचेस करता होगा, उसको 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, ले भाई तू 2 रुपए का 2 रुपए कम देना, तू 8 रुपए में एक खरीद ले, क्योंकि अभी वो री इश्यू हो रहा है, फ्रेश शेयर्स नहीं है, अभी वो री इश्यू वाले शेयर है, ठीक है। सो यहां पे कंपनी डिस्काउंट दे रही है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी वो भी आपको मालूम होना चाहिए, 100% मालूम होना चाहिए। तो इसकी एंट्री कैसे होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है कंपनी के पास, सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर कैपिटल। अभी ये शेयर फॉर फीचर यहां पे भी आए, तो वहां पे कौन सी अमाउंट लिखनी है? तो ध्यान में रखना, इन द केस ऑफ री इश्यू, whatever the discount amount is there, if the discount amount is there given, then you have to write it in the share forfeiture account, वो आपको share forfeiture account में लिख देना है। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूं, जो भी कंपनी री इश्यू में डिस्काउंट देती है वो आपको कहां पे लिखना होता है? शेयर forfeiture अकाउंट में। अभी यहां पे मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, हाँ गलती की है हमने तो सजा तो मिलेगी, क्योंकि गलती की सजा तो होती है, आपको मालूम है। तो देखो भाई, यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको हम सुधार देते हैं, ये है गलत। सही क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सही ये होगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा, क्या है कि जल्दी जल्दी में ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको करेक्शन करवा देता हूं इसका। बैंक अकाउंट डेबिट ये तो होगा, फिर शेयर फॉर फीचर ये अकाउंट भी डेबिट होगा। क्यों भाई ये अकाउंट डेबिट होगा? तो मैंने क्या बोला अभी, कंपनी क्या दे रही है भाई? डिस्काउंट दे रही है, द कंपनी इज गिविंग डिस्काउंट, और डिस्काउंट अलाउड, यानी कि कंपनी सामने वालों को डिस्काउंट दे रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्सपेंडिचर हो गया कंपनी के लिए, क्या हुआ? ये एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर ऑलवेज क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, डेबिट होता है। दैट्स व्हाई द शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड नॉट क्रेडिटेड। ये गलत है, यहां पे मैंने सही तरीके से आपको बताया कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहां पे डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हमें करनी है इन द केस ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर्स। फिर से मैं बोलता हूं, जब कंपनी री इश्यू करती है, और यहां पे जैसा कि मैंने लिखा कि 10 रुपए का शेयर था, वो कंपनी ने 8 रुपए में इश्यू किया, तो 2 रुपए का कंपनी ने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो इस केस में एंट्री किस तरह से करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या लिखना हमें? जो भी कंपनी ने डिस्काउंट दिया वो हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिख देना है। टू शेयर कैपिटल में हमें ये टोटल अमाउंट 10 रुपए की जो है उस तरीके से हमें वो नोट डाउन करना है। एंड द लास्ट एंट्री क्या होती है? तो भाई शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पे जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमने ओपन किया था उसका क्लोजिंग होता है। अभी ये एंट्री क्यों करनी है और ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है? हालांकि इसका मीनिंग मैं आपको आगे के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था। इट इज द कैपिटल टाइप ऑफ प्रॉफिट विच इज रिसीव्ड ऑन अ केस ऑफ फॉरफीचर एंड इट इज कैपिटल टाइप ऑफ प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट विल बी केप्ट एज अ कैपिटल रिजर्व। इसको कैपिटल रिजर्व माना जाएगा और उसमें उसको क्रेडिट किया जाता है। अभी बहुत ही एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी को
इस तरह की एंट्री करने की क्या जरूरत है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई, पहली बात, मैंने आपको पहले ये बताया, कंपनी ने शेयर इश्यू किया था कितने में, 10 रुपए में। ओके, चलो अभी मैं ये सब कुछ निकाल देता हूं, ये अभी सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूं। हाँ, और एक सीधा सा बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा देता हूं विथ एग्जांपल। पहले 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए के सामने सामने शेयर होल्डर ने पे किया था 5 रुपया, और 5 रुपया पे नहीं किया, सो वहां पे फोर फीचर हो गया शेयर। तो कंपनी को कितना पैसा मिला भाई, 5 रुपया मिला। अभी कंपनी ने वो शेयर री इश्यू किया, कितने में री इश्यू किया, 8 रुपए में। भाई 8 रुपए में री इश्यू किया, तो कंपनी के पास कितना पैसा आया टोटल, 5 + 8, 5 रुपए तो प्रीवियस शेयर होल्डर के पास से मिल गए थे जो कंपनी ने वापस नहीं दिया था, तो वो 5 रुपए तो अभी कंपनी के पास है ही। और दूसरी बात, जब इश्यू किया तो कंपनी के पास कितना पैसा आया, 8 रुपए पर शेयर। तो टोटल कितनी अमाउंट आई एक शेयर के ऊपर, 13 रुपए, 13 रुपीज दे हैव रिसीव्ड। तो यहां पे देखो कंपनी को क्या हो रहा है, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है ना, द कंपनी इज गेटिंग अ प्रॉफिट, दे आर गेनिंग। किस तरह से गेनिंग कर रहे हैं भाई, शेयर कितने का था भाई, 10 रुपए का था, लेकिन कंपनी को पर शेयर कितना पैसा मिल रहा है, 13 रुपीज दे आर रिसीविंग। इसका मतलब कि यहां पे तो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में नहीं। भले ही मैंने यहां पे लिखा कि भाई ये डिस्काउंट है, जब री इश्यू करती है कंपनी वो डिस्काउंट देती है, फिर भी कंपनी को वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि पहले ही जो प्रीवियस शेयर होल्डर था उसके पास से तो उसको पैसा मिल ही गया है, जो भी है मिला तो है ना, उसके पास ही है ना, उसने रिटर्न तो नहीं किया, तो वो पैसा तो पहले उसके पास पड़ा हुआ है। और जब री इश्यू कर दे तब वापस उसी शेयर के ऊपर दूसरा पैसा भी उसको मिलता है, सो पर शेयर उसको 13 रुपए मिल रहे हैं। तो भाई साहब 10 रुपए के शेयर के ऊपर अगर 13 रुपए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई 3 रुपया टोटल नेट प्रॉफिट है यहां पे, एंड इसको बोला जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट होगा, और अगर वो कैपिटल प्रॉफिट है तो वो सीधा जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस यही है माजला कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री का। अभी इसकी कैलकुलेशन आगे जाके कैसे करनी है वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पर मैंने आपको बहुत ही सीधी तरीके से बता दिया कि ये कैपिटल रिजर्व एग्जैक्टली क्या होती है और उसकी एंट्री हमें क्यों करनी होती है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए शेयर होल्डर ने भरे थे, फिर पैसा नहीं भरा तो उसका शेयर फोर फीचर हो गया, फिर जाके वही फोर फीचर शेयर कंपनी ने री इश्यू किया, और कंपनी ने 8 रुपए से इश्यू किया तो कंपनी को 8 रुपए मिला। तो यहाँ पे 8 + 5 यानी हो गया 13 रुपए, कंपनी को मिले 13 रुपए पर शेयर। तो जो 10 रुपए का शेयर था वो कंपनी, उसके सामने कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है, 13 रुपए मिल रहे हैं। इट मीन्स 3 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट, 3 रुपए का पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, जिसको बोला जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। ये कैपिटल टाइप का प्रॉफिट है, और ये कैपिटल टाइप का प्रॉफिट कहां पे जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाता है। बस तो याद रखो कि आपको ये कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री अगर करनी है, या तो कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट आएगी अगर वो आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, और दूसरा तरीका भी है। वो कौन सा तरीका है वो हम आगे देखते हैं एक एग्जांपल से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल यहां पे है, चलो देख लेते हैं इसको भी। XYZ Mill Limited issued 5000 equity shares of ₹10 each at par payable.
ऑन एप्लीकेशन ऑफ ₹2 पर शेयर। देखो भाई 10 रुपए का शेयर था, उसके ऊपर एप्लीकेशन का ₹2 मिला। वेट अ मिनट, थोड़ा ऊपर चला गया था इसलिए आपको नहीं दिखेगा। हाँ इसलिए, हाँ अभी सही है। एप्लीकेशन का ₹2, ओके। अलॉटमेंट का ₹3 है, फर्स्ट कॉल का भी ₹3 है, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल का ₹2। अभी ये तो कंपनी ने इश्यू किया, और किस तरीके से इश्यू किया इसकी बात की। नाउ द नेक्स्ट इज परम वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स। देखो भाई परम नाम का कोई शेयर होल्डर होगा, उसको अलॉट किया है कंपनी ने 40 शेयर्स। कंपनी ने उसको 40 शेयर दिए, यहां पे मैं लिखता हूं कि उसको 40 शेयर दिए। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर forfeiture ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अभी यहां पे आपको ये 3 केस दिए, और ये बोला गया कि भाई आपको जर्नल एंट्री करनी है forfeiture की, जो हमने आगे देख ली, उसकी एंट्री ये करने को बोल रहे हैं। तो फटाफट इसको देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट कितनी आएगी और किस तरीके से वो एंट्री आपको करनी है। देखो पहले क्या लिखा है, इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वेर forfeited। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं भर रहा है। अलॉटमेंट का पैसा कितना था, ₹3, एंड हिज शेयर्स वेर forfeited, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो उसके बाद तुरंत ही उसका शेयर forfeiture हो गए। यानी कि कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो अभी मंगवाया ही नहीं है, उसके पहले उसने शेयर forfeiture कर दिया। इसका मतलब ये हुआ। तो अभी इसकी एंट्री कैसे होगी, तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट थोड़ा सा हम सही तरीके से लिखे तो अच्छा रहेगा। यह ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अभी सही है। तो देखो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture अकाउंट टू, उसने कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। यू कैन सी नॉट पे अलॉटमेंट मनी, उसका अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, इसलिए कंपनी ने उसका शेयर forfeiture कर दिया। तो यहां पे हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अभी पैसा कितना लिखना है तो वो भी मैं आपको बोल देता हूं भाई, 40 शेयर्स है, ओके 40 शेयर्स है ना। और कंपनी ने देखो ₹3 अलॉटमेंट का था और ₹2 किसका था, एप्लीकेशन का। सो 3 + 2 5, यानी 40 × 5 कितना होगा, यहाँ पे ₹200 होगा। अभी शेयर forfeiture में कितनी अमाउंट आएगी भाई, शेयर forfeiture में हमें जो अमाउंट उसने भर दी है, ही हैज नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा। इसका मतलब ये होगा कि उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो एप्लीकेशन का जो भी पैसा दिया वो हमें क्रेडिट करना है शेयर forfeiture में। तो 40 × ₹2 एप्लीकेशन का है, तो 40 × 2 यानी यहाँ पे आएगा 80, और यहाँ पे 40 × 3 यानी यहाँ पे होगा 120। तो ये हो गई फर्स्ट केस की एंट्री, जब ये बोला गया है कि उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर forfeiture हो गए। क्लियर, चलो आगे। इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू हिज शेयर वेर forfeited। भाई परम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, और फिर जाके कंपनी ने उसका शेयर forfeiture कर दिया। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, एंट्री तो इस टाइप की होगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज, यहां पे एक और चीज यहां पे ऐड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल।
शेयर फर्स्ट कॉल भी आएगा, क्योंकि यहां पे लिखा है कि डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू, यानी कि कंपनी ने वेट किया कि चल भाई ये फर्स्ट कॉल का पैसा देता है कि नहीं, तब तक वेट किया और फिर जाके कंपनी ने शेयर फॉरफीचर कर दिया। उसके बाद उसने सेकंड कॉल तक वेट नहीं किया, उसके पहले ही शेयर फॉरफीचर कर दिया। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा भाई फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा होता है। तो देखो 2 रुपीज एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का, तो 2 + 3 कितना हुआ 5 रुपीज, और फर्स्ट कॉल का है 3 रुपीज, तो 5 + 3 कितना हुआ 8 रुपए। यानी कि आपको यहां पे कितना पैसा लेना पड़ेगा, 8 रुपए पर शेयर लेना पड़ेगा। हाँ, तो 40 × 8 यहां पे कितना होगा 320। एक मिनट, मैं इसको भी इरेज कर ही देता हूं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो 40 × 8 कितना होगा यहाँ पे, 40 × 8 यानी 320 रुपीज इट विल बी। फिर यहाँ पे उसने कितना पैसा भरा, सेम, उसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा। इसका मतलब क्या, उसने एप्लीकेशन का पैसा भरा, और एप्लीकेशन का कितना पैसा होता है 2 रुपया, यानी 40 × 2 80 रुपीज होता है। फिर शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा 40 × 3 सेम थिंग 120। और शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का भी 3 रुपया लिखा है यहाँ पे, तो आपको वो भी यहाँ पे लेना पड़ेगा 40 × 3, यानी ये भी होगा 120। तो अभी टोटल देख लो 120 + 120 240, 240 + 8 80 320, तो यहाँ पे 320 होते हैं। सो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर सेकंड केस। नाउ द थर्ड केस। थर्ड केस में क्या लिखा है, इफ परम डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, यानी कि कंपनी ने वेट किया लास्ट तक, आखिरी मोड तक उसने वेट किया कि भाई ये पैसा भरता है कि नहीं देखते हैं, और फिर जाके आखिर में उसने शेयर फॉरफीचर किया। और हाँ, दूसरा एक चेंज यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया कि भाई उसने अलॉटमेंट का पैसा भरा हुआ है, बिकॉज दे हैवंट रिटर्न दैट ही हैजंट पेड अलॉटमेंट मनी, उसने ऐसा नहीं लिखा है इस केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अलॉटमेंट का पैसा भर दिया और एप्लीकेशन का भी भर दिया, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ही नहीं भरा है। तो इस केस में हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये शेयर अलॉटमेंट वाला निकल जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इस तरह से एंट्री करनी पड़ेगी। और अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट में यहाँ पे पूरा फेस वैल्यू जो है शेयर की, कितनी फेस वैल्यू है 10 रुपए की, तो 40 × 10 हमें लेना पड़ेगा। 40 × 10 कितना होगा 400। चलो भाई ये लिख ही देता हूं, क्योंकि क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर देना है तो अच्छी तरह से देना है, समझाना है तो अच्छी तरह से समझाना है, इसलिए मैं आपको डिटेल में ही समझा देता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे 40 शेयर है इंटू 10 रुपीज, क्योंकि कंपनी ने वेट किया आखिर तक, इसलिए पूरी फेस वैल्यू लेनी है 10 रुपए की, तो ये होता है 400 रुपए। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितनी अमाउंट लेनी है, जितना पैसा भरा उतनी। कितना पैसा भरा भाई, उसने एप्लीकेशन का 2 रुपए भरा और अलॉटमेंट का 3 रुपया भी भरा, यानी 3 + 2 5 रुपीज ही हैज पेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको 40 × 5 लेना पड़ेगा, यानी ये होगा 200 रुपए शेयर फॉरफीचर अकाउंट का 200 रुपया, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू फाइनल कॉल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ऐसा लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा। तो देखो भाई यहाँ पे 40 × 3 और यहाँ पे आएगा 40 × 2, क्योंकि फाइनल कॉल का 2 रुपया है और फर्स्ट कॉल का 3 रुपया है, तो 40 × 3 ये होगा 120
और 40 इंटू 2 ये होगा 80 रुपीज। तो इन सभी का टोटल अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 400 और ये भी 400। हो गई ये एंट्री 4 फीचर की। क्लियर। चलो, तो इस तरह से आपको अगर ऐसा बोला गया है कि भाई अलॉटमेंट के बाद 4 फीचर हो गया या तो फर्स्ट कॉल के बाद 4 फीचर हो गया, तो किस तरह से एंट्री करनी है वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी डाउट है थोड़ा पीछे आ जाओ और वापस देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एंट्री होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, यहां पे जो एग्जाम्पल लिया है वो थोड़ा आगे के एग्जाम्पल से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है देखते हैं। परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम। यस, यहां पे प्रीमियम दिया, इसीलिए तो ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। ₹2 का प्रीमियम यहां पे दिया है। द अमाउंट इज पेएबल एस। अभी अमाउंट जो थी पेएबल वो कितनी थी भाई, अलॉटमेंट का ₹4 पर शेयर। सॉरी, यहां पे अलॉटमेंट नहीं होगा, ये भी यहां पे ये एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन का पैसा ₹4, यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एप्लीकेशन का ₹4, फिर अलॉटमेंट का ₹5, अलॉटमेंट का ₹5। लेकिन ये ₹5 कैसे, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड हुआ हुआ। अभी इंक्लूड कितना होगा, तो देखो भाई यहाँ पे लिखा है 2 पर शेयर इज द प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ, अलॉटमेंट का टोटल ₹5, अभी उसमें ₹2 प्रीमियम का, तो अलॉटमेंट का कितना हुआ ₹3। यानी ये हम ऐसा लिखेंगे 3 + 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ₹3 अलॉटमेंट का, ₹2 प्रीमियम का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। चलो भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो एक साथ हो गया, 3 पर शेयर। तो आप देख सकते हो ₹4 एप्लीकेशन के, अगर प्रीमियम को हम निकाल देते तो ₹4 एप्लीकेशन के, ₹3 अलॉटमेंट का, ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ये हो गया ₹10 और ₹2 का प्रीमियम। तो इस तरह से हमने टोटल अमाउंट क्लियर कर दी है कि भाई किस तरह से कंपनी पैसा मंगवाती है, वो हमने लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक शेयर होल्डर का नाम दिया गौरव। तो ये जो गौरव भाई साहब है, इसने क्या किया अभी उसकी बात करते हैं। गौरव वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स। उसको 200 शेयर अलॉट किए थे कंपनी ने कि भाई तू बहुत लकी है, तेरे को 200 शेयर मिलने ही चाहिए, इसलिए गौरव को तो 200 शेयर अलॉट कर दिए। अभी गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अभी ये गौरव भाई साहब के बारे में यहां पे 2 केस दिए, क्योंकि यहां पे भी गौरव भाई साहब ने कुछ गफला किया है और इसीलिए कंपनी ने उसके शेयर 4 फीचर कर दिए। तो इसके बारे में यहाँ पे 2 अल्टरनेटिव दिए। वो 2 अल्टरनेटिव कौन से हैं, फटाफट देख लेते हैं। चलो, नंबर 1, इफ गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। उसने अगर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है एंड हिज शेयर वेर फॉरफिटेड बिफोर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पहले ही उसका शेयर 4 फीचर हो जाता है, तो भाई एंट्री कैसे होगी। अभी देखो भाई, हमने आगे ही इस तरह की एंट्री देखी, लेकिन ये क्यों अलग से हम देख रहे हैं, बिकॉज देयर इज प्रीमियम। यहां पे प्रीमियम दिया हुआ, इसलिए हम ये थोड़ा अलग से देख रहे हैं। क्लियर। तो देखो यहां पे एंट्री कैसे करनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो कर दिया। फिर मैंने ये बोला था कि प्रीमियम वाली एंट्री में अगर आपको 4 फीचर की एंट्री देनी है प्रीमियम वाले केस में, तो क्या हमें शेयर के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करना है या नहीं करना है। कौन से केस में करना था, मैंने आपको बताया अभी। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो ही हमें एसपीआर अकाउंट डेबिट करना है। अभी यहां पे देखो, प्रीमियम कंपनी कब ले रही है, अलॉटमेंट के टाइम, और यहां पे क्या लिखा है, गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया भाई, सीधी बात, नो बकवास। यहां पे कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला। तो अगर कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला तो हम क्या करेंगे,
एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट। एसपीआर अकाउंट यहां पे डेबिट होगा, इसलिए हम लिखेंगे यहां पे एसपीआर अकाउंट डेबिट। ओके, ये तो होगा। फिर जो हम करते हैं वही राम कहानी, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू अलॉटमेंट। जो पैसा नहीं मिला वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो कंपनी ने किया ही नहीं है, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे यहां पे एंट्री में। ओके, अभी बात करते अमाउंट की कि भाई अमाउंट कितनी मिलेगी। अमाउंट यानी कि यहां पे अमाउंट कितनी अमाउंट लिखी जाएगी सॉरी। हाँ, तो देखो भाई, पहले बात करते हैं यहां पे शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी। शेयर होल्डर ने कितना पैसा, भाई ये गौरव भाई साहब ने कंपनी को कितना पैसा दिया। एप्लीकेशन के टाइम कंपनी को उसने 4 रुपए दिया, 4 रुपए पर शेयर, और उसने कितने शेयर अलॉट किए थे, 200 शेयर उसको अलॉट किए हैं, यानी 200 इंटू 4। उसने कितना पैसा भरा होगा, 200 इंटू 4, यानी कि 800 रुपए उसने कंपनी को दिया होगा। अभी अलॉटमेंट के टाइम कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया, 5 रुपीज विथ प्रीमियम, तो वो भी यहां पे हमें लेना पड़ेगा 200 इंटू 5, और ये हो जाएगा 1000। अभी हम डेबिट की बात करते हैं, तो देख भाई एसपीआर अकाउंट डेबिट, अभी एसपीआर कितने का है, प्रीमियम कितने का है, 2 रुपया, तो यहां पे हम लिखेंगे 200 रुपए, 200 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया, यानी कितना हुआ भाई 400 रुपए डेबिट होंगे। और बात करते हैं अगर शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल का कितना पैसा कंपनी को नहीं मिला, सॉरी कितना पैसा कंपनी को मिलना चाहिए। तो देखो भाई 4 रुपया था एप्लीकेशन का और 3 रुपया अलॉटमेंट का, तो 4 + 3 कितना होता है, 7 रुपए, वो हमें यहां पे ले लेना है। 2 7 14, यानी ये 1400। नाउ यू कैन चेक द अमाउंट, ये 14 + 4 यानी 1800 हो गया, और ये भी देखो 1000 + 800 यानी 1800 ये भी हो गया। तो इस तरह से हमें ये एंट्री करनी है। क्लियर। जब प्रीमियम कंपनी को नहीं मिलता है तब हमें एसपीआर अकाउंट डेबिट करना ही पड़ेगा, और जो कॉल में कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया था उसमें हमें विथ प्रीमियम अमाउंट लेनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिए, देखो 3 + 2 5 रुपीज होता है, तो 5 रुपीज हमने लिया है, लेकिन कब लेना है, जब कंपनी को प्रीमियम नहीं मिलता है तब की बात है। ओके, नेक्स्ट इज इफ गौरव डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एंड शेयर वेयर फॉरफिटेड। देखो भाई यहां पे तो गौरव भाई साहब ने प्रीमियम का पैसा भर दिया ऐसा मुझे लग रहा है, और आप बहुत टैलेंटेड हो वो भी मुझे मालूम है। आपने अपने माइंड में ये एंट्री कर ली होगी कि हाँ सर हमें ये मालूम है कि इसकी एंट्री कैसे होगी, क्योंकि गौरव भाई साहब ने यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा भर दिया, बिकॉज इट इज सेड दैट ही डिड नॉट पे ओनली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ही नहीं भरा, यानी कि उसने एप्लीकेशन में अलॉटमेंट भर दिया। अभी अलॉटमेंट का पैसा भर दिया, उसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिल गया। तो अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो कोई झंझट ही नहीं है। एसपीआर अकाउंट हमें लेना ही नहीं, उसको याद ही नहीं रखना है, भूल जाओ उसको, बस इतना ही याद रखो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इस तरह से एंट्री होगी। अमाउंट की अगर बात करें तो देखो भाई शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा भरा। अभी देखो ये बात मैं आपको समझा देता हूं। जब हम बात करते हैं फॉरफिचर की, जिसमें फॉरफिचर ऑलरेडी हो चुका है,
और कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, तो यहां पे हम प्रीमियम की अमाउंट नहीं लेंगे। गलती मत करना ये, क्लियर? ये गलती आप कभी भी मत करना। प्रीमियम की अमाउंट हमें यहां पे ध्यान में नहीं लेनी है। तो शेयर फॉरफीचर में कितनी अमाउंट आएगी भाई? तो देखो भाई, 200 शेयर्स है, उसके ऊपर कितना पैसा लेना है विदाउट प्रीमियम, यानी कि 4+3, 4+3 यानी कितना होता है? 7। तो वो आपको यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है 1400। क्लियर? ये 1400 रुपीज यहां पे हमने लिख दिया फॉरफीचर में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा था? तो भाई यहां पे लिखा ही है 3 रुपया, तो यहां पे हम लिख देंगे 200 इंटू 3 यानी 600। और यहाँ पे 200 रुपये, सॉरी 200 शेयर्स, उसकी फेस वैल्यू हमें लेनी है। मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपको प्रीमियम ध्यान में लेना ही नहीं है, क्योंकि वो प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है। तो अभी उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑलरेडी, और वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, वो मैंने आपको समझा दिया है। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। और हम बात करें यहाँ पे शेयर कैपिटल की, इसलिए शेयर कैपिटल की जो हम फॉरफीचर की एंट्री देते हैं उसमें हम एसपीआर को नहीं कंसीडर करते हैं। तो ये गलती कभी भी मत करना। क्लियर? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 लेना है, 200 इंटू 12 नहीं लेना है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 200 इंटू 7 लेना है, जिसमें हमने प्रीमियम को कंसीडर नहीं किया, यानी कि एप्लीकेशन का 4 रुपए, अलॉटमेंट का 3 रुपया हमने लिया। इस तरह से गौरव भाई साहब ने 7 रुपए भरा होगा शेयर कैपिटल का। नेट शेयर कैपिटल अमाउंट 1400, एंड जो भी पैसा नहीं मिला फाइनल कॉल का, वो 3 रुपया नहीं मिला, तो 200 इंटू 3 600 होता है। तो इस तरह से ये दूसरे केस की भी जर्नल एंट्री हमने फर्स्ट क्लास कर दी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जो आपको कंफ्यूजन जो भी होगा इसके बारे में वो आपको दूर कर देगा। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हमने एग्जांपल लिया। नवलक्ष्मी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। यानी कि ये जो नवलक्ष्मी लिमिटेड है, उसने, ये कंपनी का नाम है, और उसने शेयर फॉरफिट किए हैं 500 शेयर्स। जो भी शेयर होल्डर होगा उसने 500 शेयर खरीदे होंगे, और 10 रुपए का एक शेयर था। 10 रुपए के सामने उसने फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं दिया। दूसरी बात, यहां पे क्या लिखा है? द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज टू बी मेड। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी ने पूरा पैसा तो मंगवाया ही नहीं यहां पे, बिकॉज यहां पे लिखा है द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 येट टू बी मेड। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया होगा? 8 रुपए, जिसको हम क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। कंपनी ने शेयर होल्डर के पास से 8 रुपए मंगवाए हैं, और उसके सामने कितना पैसा नहीं मिला? यहां पे लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, यानी कि फर्स्ट कॉल का 3 रुपया कंपनी को नहीं मिला, इसलिए कंपनी ने उसके शेयर फॉरफीचर कर दिए। अभी इस केस में हमें जर्नल एंट्री, यहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अलग अलग केस यहां पे दिए हैं और इसकी जर्नल एंट्री दो। तो भाई साहब बहुत इजी तरीके से आपको समझाता हूं, आप समझ जाओ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यहां पे ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर यहां पे हम 10 रुपए ले या 8 रुपए ले, उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी कभी। और फिर हमारा एमसीक्यू में दोनों आंसर दिए होंगे कंफ्यूज करने के लिए, और हम गलत आंसर सिलेक्ट कर रहे थे, और हमारा 1 मार्क जो भी 0.88 मार्क होगा वो चला जाता है। इसलिए हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, इसीलिए तो हमारे लिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केस 1 यहां पे दिया। केस 1 में ये लिखा इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹5 पर शेयर,
अगर कंपनी ने क्या किया, यहां पे जो शेयर था वो रीइश्यू किया 5 रुपए के हिसाब से। तो देखो भाई, पहले तो हम बात करते हैं फोर फीचर वाली एंट्री और फिर हम बात करेंगे री इश्यू की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा यहां पे। फिर दूसरा यहां पे प्रीमियम तो है नहीं, तो एसपीआर अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू, अभी यहां पे सीधी बात उसने बोली है कि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो ये तो हमने कर दी एंट्री। अभी अमाउंट की हम बात कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमें अमाउंट कितनी लेनी है, देखो भाई 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स आर देयर, इनटू कितना पैसा लेना पड़ेगा हमें, क्या 10 रुपए लेंगे हम, नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि कंपनी ने ये क्वेश्चन में सीधा लिखा है द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 येट टू बी मेड, यानी कि कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं मंगवाया, वो बाकी रखा है। तो यहां पे अगर ऐसा लिखा है तो आपको वो 2 रुपया माइनस करना है, यानी कि 8 रुपए जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसको हमें यहां पे लेना पड़ेगा। तो 500 इंटू 8, ये ध्यान में रखना, गलती मत करना। 500 इंटू 8 कितना होता है, 4000 रुपीज। ये 4000 हो गया। अभी तो सीधा है हमारे लिए टू शेयर फोर फीचर। शेयर फोर फीचर में कितना पैसा उसने भरा होगा, देखो भाई हम बात करते हैं 8 रुपए की, 8 रुपए के हिसाब से हमें चलना है, हमें 10 रुपए को भूल जाना है। 8 रुपए में से उसने कितना पैसा नहीं भरा भाई, 3 रुपया नहीं भरा, 3 रुपीज ही हैजंट पेड। इसका मतलब ये होगा कि उसने 5 रुपए भर दिए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 500 इंटू 5 यानी 2500 रुपीज यहाँ पे शेयर फोर फीचर में लिखा जाएगा। और बाकी का कितना पैसा होगा, 1500, क्योंकि यहाँ पे डेबिट किया 4000, इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट, बैलेंस अमाउंट होगी 1500 रुपए, जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये तो हमने बात कर दी फोर फीचर वाली एंट्री की। अभी हम दूसरी वाली एंट्री करेंगे, री इश्यू वाली। री इश्यू में हम क्या करेंगे, तो उसने कितने में री इश्यू किया, भाई यहां पे लिखा देखो, फर्स्ट केस दिया, इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹5 पर शेयर, 5 रुपए के हिसाब से उसने इश्यू किया। तो यहां पे कितने का डिस्काउंट हुआ, क्या 5 रुपए का डिस्काउंट हुआ, नो, नेवर। मुझे आपको यहां पे क्लियर करना है कि अगर कंपनी ने कॉल्ड अप किया है 8 रुपए और वो शेयर फॉर फीचर हो गया, और फिर ऐसा लिखा है कि भाई वही शेयर कंपनी ने रीइश्यू किया 5 रुपए में, और दूसरा कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, तो भाई साहब आप यही याद रखो कि आपको वहां पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है कॉल्ड अप कैपिटल के हिसाब से, यानी कि 8 रुपए के हिसाब से ही वो कैलकुलेट करना है डिस्काउंट। तो यहां पे डिस्काउंट कितना किया माना जाएगा, 3 रुपए का, क्योंकि कंपनी 5 रुपए से इश्यू कर रही है, तो 3 रुपए का डिस्काउंट हुआ, 8 में से 5 माइनस, तो 3 रुपए डिस्काउंट। क्लियर। तो दूसरी एंट्री जो रीइश्यू वाली हम करते हैं, जो मैंने आगे आपको समझा दी है, बस वही एंट्री हम यहां पे कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी बैंक अकाउंट डेबिट में क्या लिखेंगे हम, कितना पैसा मिल रहा है कंपनी को, 5 रुपया पर शेयर, यानी 500 इंटू 5, यानी यहां पे आएगा 2500 रुपए। फिर यहां पे 500 इंटू 3, क्योंकि 3 रुपए का कंपनी डिस्काउंट दे रही है जैसे कि मैंने बताया आपको, तो 1500 रुपए, और यहां पे आएगा 4000। क्लियर, बस ये मुझे आपको क्लियर करना था। और लास्ट में हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री देते हैं। तो कैपिटल रिजर्व में
अभी डायरेक्टली मैं आपको वो बता देता हूँ कि कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितनी लिखेंगे। एंट्री तो आपको मालूम है, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री तो आपको मालूम है, लेकिन अमाउंट कितनी आएगी वो आपको मुझे थोड़ा बताना है। तो देखो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे कितना अमाउंट दिया फोर फीचर का 1500 रुपए, और यहां पे कितना दिया 2500। अभी दोनों में शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर्स पे जो है वो सेम है, 500 सेम नंबर है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस लेना है। 2500 में से ये 1500 रुपए माइनस कर देना है। तो 2500 में से 1500 रुपए अगर माइनस हो जाता है तो कितना पैसा बचेगा, 1000। बस यही आएगा कैपिटल रिजर्व में। एक सीधी तरीके से बात करूं तो मैंने आपको समझाया था ना आगे कि कंपनी को 5 रुपया शेयर होल्डर के पास से मिला, फिर वो 8 रुपए से इश्यू किया, तो टोटल कंपनी के पास कितनी अमाउंट आई, 13 रुपए आई ना, तो 3 रुपए का फायदा हुआ। बस यही तो है वो, दूसरा कुछ नहीं है वो। चलो मैं आपको सीधा समझा देता हूं। देखो भाई, कंपनी ने 8 रुपए होल्ड अप कैपिटल किया, 8 रुपए में से कंपनी को कितना पैसा मिला, 5 रुपए मिला, यानी कंपनी के पास 5 रुपए तो आ गए, फिर दूसरे 5 रुपए भी आ गए, तो टोटल कितना पैसा आया, 5 + 5 10 रुपीज। अभी कंपनी ने होल्ड अप कितना किया था, 8 रुपए, और मैंने अभी बोला कि आपको 8 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो 8 रुपए के हिसाब से अगर उसके सामने कंपनी को 10 रुपए मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी को 2 रुपए का फायदा है यहाँ पे। देयर इज अ गेन ऑफ ₹2 एंड दैट्स व्हाई 500 शेयर से इंटू 2 कितना होगा, 1000, और वो कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाता है। बस यही लॉजिक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, अगर इस तरीके से याद नहीं रखना है तो आप इस तरीके से याद रखो, जो भी आपको इजी लगे। 2500 में से ये 1500 रुपए माइनस कर दो, आपको सीधा डिफरेंस मिल जाता है 1000। बस वही तो आपको लिख देना है, इट्स वेरी इजी, नो मोर लॉजिक इज देयर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2, इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹9 पर शेयर, 8 रुपीज कॉल्ड अप। देखो भाई यहां पे फिर से वही बोला, 8 रुपए कॉल्ड अप कैपिटल है, और शेयर कितने से इश्यू हो रहा है, 9 रुपीज। तो अगर 8 रुपए की कॉल्ड अप कैपिटल बोली जाती है और उससे ज्यादा वैल्यू से अगर वो इश्यू होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 रुपए की शेयर कैपिटल और जो बाकी का एक्स्ट्रा मनी है वो क्या होगा, क्या होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट, एग्जैक्टली यू आर राइट, प्रीमियम सर, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यह कि यहाँ पे शेयर जो रीइश्यू होता है वो प्रीमियम से इश्यू हो रहा है। तो बहुत ही सीधी एंट्री यहाँ पे होगी। चलो इसकी भी एंट्री हम फटाफट कर लेते हैं। चलो नंबर 2, जो बैंक अकाउंट वाली एंट्री उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि बाकी तो सब कुछ सेम ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर अकाउंट। यहां पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कब होता है बैंक अकाउंट वाली एंट्री में, सही बोला आपने, जब कंपनी डिस्काउंट देती है तब। और यहां पे तो लिखा है 9 पर शेयर और 8 रुपए की तो कॉल्ड अप कैपिटल है, यानी कि शेयर कैपिटल की वैल्यू 8 रुपए है। और आगे भी लिखा है कि कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया था, 8 रुपए। तो अगर दोनों सेम ही है कॉल्ड अप कैपिटल और उसी वैल्यू से यहां पे भी लिखा 8 रुपए की कॉल्ड अप, तो अगर कंपनी उससे ज्यादा वैल्यू से इश्यू करती है तो जो भी ज्यादा वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम, यानी कि यहां पे 1 रुपए का प्रीमियम है। तो सीधी बात 500 इंटू 8 ये होगा 4000, देन 500 इंटू 1 1 रुपए का प्रीमियम, तो ये होगा 500, और यहां पे वैल्यू लिखी जाएगी 4500। तो इस तरह से
हमें ये एंट्री करनी है। और फिर आप बोलोगे कि सर वो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री देनी है, हाँ वो तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि फोर फीचर की एंट्री हमने आगे की है। यहाँ पे 2500 रुपये की अमाउंट यहाँ पे शो ऑफ हो रही है, तो इसका हमें कुछ निकाल तो करना पड़ेगा ना। इसलिए पूरी अमाउंट यहाँ पे शेयर फोर फीचर की अमाउंट जो है 2500, वो पूरी की पूरी कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगी। जब आपको ऐसा बोला जाता है कि जो शेयर है वो रीइश्यू हुआ प्रीमियम से, तो वहां पे तो डिस्काउंट की बात ही नहीं है। अगर वहां पे डिस्काउंट की बात नहीं है, तो जितना पैसा कंपनी को एक्स्ट्रा मिला है ना प्रीवियस शेयर होल्डर के पास से, वो पूरी की पूरी अमाउंट एज ए कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाती है। यानी कि तीसरी एंट्री जो आप करोगे शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, उसमें ये पूरी अमाउंट आपको शो ऑफ करनी है 2500 रुपीज इन द केस ऑफ इश्यूड एट प्रीमियम, जो री इश्यू किया उसमें। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अभी इसको भी निकाल देते हैं, ये तू भी निकल जा। हाँ हाँ, नाउ थर्ड केस में क्या लिखा? इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अभी यहां पे अलग हो रहा है। अभी यहां पे ये लिखा है ना, ये जो फुल्ली पेड अप, इसको हमें बहुत ही मायने रखना है, इसको बहुत ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल्ली पेड अप यानी इसका मतलब ये हुआ कि शेयर की वैल्यू यहाँ पे 8 रुपए की नहीं, यहाँ पे 10 रुपए की कंसिडर की जाती है। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा है फुल्ली पेड अप, ध्यान में रखना, ये फुल्ली पेड अप अगर वर्ड लिखा है और अगर उससे कम वैल्यू से अगर शेयर इश्यू हो रहा है, तो यहां पे इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी डिस्काउंट से इश्यू कर रही है। तो चलो इसकी एंट्री देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहां पे अमाउंट कितनी आएगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट में 500 शेयर्स और कितना पैसा? 8 रुपए। 8 रुपए मिल रहा है ना कंपनी को, इसे 500 into 8, द अमाउंट विल बी 4000। फिर डिस्काउंट दिया कितने का? फुल्ली पेड अप बोला है। फुल्ली पेड अप का मतलब ये हुआ कि जो फेस वैल्यू है उसको कंसिडर करना है। 10 रुपए का शेयर है, तो 10 में से अगर 8 गए तो कितना हुआ? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब ये हुआ। तो आपको यहाँ पे 2 रुपया लेना है, यानी ये 1000 आएगा, और यहां पे कितना आएगा? 5000। तो बस ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर फुल्ली पेड अप लिखा है, कोल्ड अप किया 8 रुपए, कंपनी ने कोल्ड अप किया था 8 रुपए और फिर फोर फीचर कर दिया, और फाइनल कॉल का तो भी पैसा मंगवाया ही नहीं, अगर ऐसा लिखा है और फिर इस केस में अगर ऐसा दिया फुल्ली पेड अप, तो भाई साहब ये दूसरी वाली एंट्री में आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको 10 रुपए के हिसाब से ये एंट्री करनी पड़ेगी, ये एंट्री। क्लियर? और फिर तीसरी एंट्री कैपिटल रिजर्व वाली, तो वो कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट आएगी? सही बोला आपने, यहां पे है 2500, यहां पे कितना है? 1000 है, तो 2500 में से 1000 गए, कितना बचा? 1500। यस, तो कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी भाई? 1500 रुपए की अमाउंट क्रेडिट होगी। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1500 रुपीज विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? मुझे ये आपको क्लियर करना था, इसलिए मैंने ये आपको समझाया है। ओके, तो ध्यान में रखना, कंटिन्यू रहना, क्योंकि मैं आपको ये सब कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए तो मैं ये सब कुछ आपको समझा रहा हूं। थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन जरूरी है, इसलिए खींच रहा हूं। चलो लास्ट वाला केस भी देख लेते हैं, केस नंबर 4, जिसमें ये लिखा है
इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो भाई यहां पे फुल्ली पेड अप वर्ड लिखा, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बोला गया कि 12 रुपए से इश्यू किया। 12 रुपए से इश्यू किया, इसका मतलब ये हुआ कि फेस वैल्यू थी 10 रुपए की और उसने 12 रुपए से इश्यू किया, तो 2 रुपए उसने ज्यादा लिए हैं पब्लिक के पास से। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे प्रीमियम से इश्यू किया। तो अगर प्रीमियम से इश्यू किया तो जो आगे वाली एंट्री हमने की थी सेकंड नंबर में, बस वही टाइप की एंट्री आएगी, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, इस तरीके से एंट्री होगी। तो करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट देन टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर अकाउंट। यहां पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे डिस्काउंट से इश्यू किया ही नहीं है। यहां पे तो 12 रुपए कंपनी ले रही है भाई, 10+2 यानी कि 2 रुपए का तो प्रीमियम ले रही है, यानी कि यहां पे प्रीमियम से इश्यू किया कंपनी ने। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा भाई, 500 इंटू 12 यानी कि 600 रुपया, 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज कंपनी को मिल रहे हैं। और यहां पे 500 इंटू 10 शेयर कैपिटल का मिल रहा है उसको 5,000 और 500 इंटू 2 यानी 1,000 मिल रहा है उसको प्रीमियम का। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी। और फिर जाके कैपिटलिज्म वाली एंट्री की हम बात कर लेते हैं। तो कैपिटलिज्म में कितनी अमाउंट आएगी, एग्जैक्टली राइट, 2,500 रुपए। जो आगे फर्स्ट वाली एंट्री हमने की थी, सेकंड वाली एंट्री में भी हमने ये देखा था कि अगर शेयर प्रीमियम से रीइश्यू किया है तो तीसरी वाली जो एंट्री हम करते हैं कैपिटलिज्म वाली, उसमें जो फर्स्ट में जो शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट दी जाती है वही अमाउंट पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट कैपिटलिज्म में क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है, भूल मत जाना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़े से यहां पे हमने एमसीक्यू भी लिए क्योंकि ये ट्रेलर है, आगे एक धमाका होने वाला है, वो भी आपको पता चल जाएगा, पर इसलिए उसके लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, ये तो कंडीशन है भाई। ओके, द्विज लिमिटेड forfeited 60 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 issued to मोहन who had applied for 80 shares। मोहन ने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको कितना शेयर अलॉट किया कंपनी ने, 60 शेयर्स। देखो याद रखना, ये ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आपने जितना अप्लाई किया होता है उसके सामने उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलते हैं। कंपनी आपको अलॉट करती है शेयर्स, लेकिन उससे कम नंबर में आपको अलॉट करती है, क्योंकि वहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ होगा। तो यहां पे वही दिया है कि द्विज लिमिटेड जो है वो 60 शेयर्स जो मोहन के थे, जो उसको अलॉट किए थे, वो उसने फॉरफीचर कर दिया, हालांकि उसने अप्लाई किया था 80 शेयर्स के लिए। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5, उसने 5 रुपए नहीं भरे, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम था। ओके, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹1, फाइनल कॉल का भी उसने पैसा नहीं भरा, 1 रुपया। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू forfeited शेयर्स अकाउंट इज, अभी यहां पे जो forfeited शेयर अकाउंट हम लिखते हैं उसमें अमाउंट कितनी लिखी जाएगी, ये ऑप्शन आपको पूछा गया है। तो फटाफट इसके कैलकुलेशन करते हैं। देखो भाई 10 रुपए का फेस वैल्यू दिया और 2 रुपीज प्रीमियम दिया, तो ये टोटल हो गया 12 रुपए। अभी उसने कितना पैसा भरा, बस वही हमें देखना है ना। तो देखो उसने कितना पैसा भरा है, उसने अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने एप्लीकेशन का पैसा भरा। तो क्लियर हो जाता है यहाँ पे 5 रुपीज और 1 रुपीज, यानी 5 + 1 कितना होता है 6। उसने 6 रुपए नहीं भरे, 12 में से, यहाँ पे 12 रुपए होते हैं, 12 में से उसने 6 रुपया तो भरा नहीं है, यानी उसने 6 रुपया भर दिया। ही हैज पेड 6 रुपीज। ओके, और अभी यहाँ पे हमें क्या करना होता है, फॉरफिटेड में हम कौन सी अमाउंट लेते हैं, जो अमाउंट उसने भरी है वो, और उसको मल्टीप्लाई करते उसको जो अलॉट किए जाते उसके शेयर्स के, यानी कि हमें 60 शेयर्स लेना है। यहाँ पे गलती से भी 80 शेयर्स मत लेना। ओके, कंपनी ने उसको जितना शेयर्स अलॉट किया वो आपको लेना है। तो कितना शेयर्स अलॉट किया, 60।
तो इंटू 60 लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 360। इसका मतलब ये हुआ, ये है हमारा सही आंसर, बी इज द राइट आंसर। 360 रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। बहुत ही इजी था, और ये तो मैंने बोला ना कि ये ट्रेलर है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट विल बी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यहां पे 4 इवेंट आपको दिए है, आपको वो सीक्वेंस में करना है, फटाफट देख लेते हैं। फोरफीचर ऑफ शेयर्स, रेशियो ऑफ शेयर्स, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अभी ये अमाउंट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिजर्व, ये तो अभी हमने देखा ना कि ये तो लास्ट स्टेप होता है। सो दिस इज द लास्ट स्टेप। उसके पहले क्या होता है, रेशियो होता है। उसके पहले क्या होता है भाई, फोरफीचर होता है। और उसके पहले क्या होता है, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, यानी कि वो पैसा नहीं देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स। यानी ये सीक्वेंस क्या हो गया, देखो भाई 2 1 3 4, 2 1 3 4 हमें पता चल गया भाई कि इस तरह से ये होगा। पहले डिफॉल्ट ऑन कॉल्स होगा, इसलिए कंपनी उसको फोरफिट करेगी, फिर रीइश्यू करेगी, और फिर उसकी अमाउंट जाएगी कैपिटल रिजर्व में। सो 2 1 3 4 इज द राइट आंसर। तो 2 1 3 4 ये है, देखो 2 1 3 4। सो सी इज द राइट आंसर, वी कैन सी। हो गया ना, बहुत इजी है। चलो आगे एक और देख लेते हैं। हाँ, विष्णु लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 20 शेयर्स उसने इश्यू किए थे 10 रुपए के हिसाब से। ओके, 8 rupees called up on which John had paid application and allotment money of ₹5 per share। अभी उसने 8 रुपए की कॉल्ड अप कैपिटल यहां पे बताई गई, यानी कि उसने 2 रुपया नहीं मंगवाया, कंपनी ने 8 रुपए मंगवाया है। और जो जॉन नाम का शेयर होल्डर था उसने क्या किया, ये जो शेयर्स थे 20, उसके ऊपर उसने कितना पैसा भरा, ही हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। उसने 5 रुपया भरा, यानी कि उसने 100 रुपया कंपनी को दिया, 100 रुपीज, जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि ये कंपनी को पैसा भर दिया है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। यहां पे हम लिखते हैं क्रेडिट, ताकि हमें पता चले। ठीक है, ओके, आगे क्या लिखा, 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू पार्कर। अभी दूसरा शेयर होल्डर जिसको कंपनी रीइश्यू करती है 15 शेयर्स, फुल्ली पेड ऑफ ₹6 पर शेयर। तो यहां पे फॉरफीचर क्या होगा, फुल्ली पेड अप यहां पे लिखा, तो 4 रुपए फुल्ली पेड अप। लेकिन आगे देखते हैं, व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पे देखो भाई, ये लोग कंफ्यूजन में डाल देते हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट क्या करते हैं, ये फॉरफीचर वाली कैलकुलेशन करते हैं। भाई आपको ये कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, यहां पे पूछा क्या गया बस वही देखो। क्या ये लोग बोल रहे हैं, व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बैलेंस का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई, कितने शेयर फॉरफीचर किए 20, उसमें से कितने इशू किए 15, तो इसमें कितने शेयर रीइश्यू नहीं हुआ, 5 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ ना, तो बस उसी को बोला जाएगा बैलेंस अमाउंट। तो 5 शेयर्स के ऊपर कंपनी को कितना पैसा मिला था, 5 रुपया, यानी 25 रुपया, जो बैलेंस अमाउंट बोली जाएगी, और वही इसका आंसर होगा। क्योंकि यहां पे लिखा है कि व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल। जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है, उसके बाद फॉरफीचर में कितना बैलेंस बचेगा, तो इतना बैलेंस बचेगा। क्योंकि 20 शेयर फॉरफिट हुए थे, लेकिन उसमें से 15 शेयर रीइश्यू हुए, पूरे के पूरे रीइश्यू नहीं किया। तो जितने शेयर रीइश्यू नहीं किया ना, बस उसी को बैलेंस अमाउंट में लिखा जाएगा। तो 5 शेयर्स इंटू कितना पैसा मिला था, हर शेयर पे 5 रुपीज मिला था, तो 5 इंटू 5 25। इसीलिए
ये हमारा सही आंसर। क्लियर? बहुत ही इजी है। और इस तरीके से हमने 4 फीचर का पार्ट भी बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है। और आई थिंक, आई होप दैट यू हैव वॉच्ड द होल वीडियो। और अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको इस कंटेंट, वही कंटेंट मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, तो वो आप अच्छी तरीके से देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। और फिर मैंने बोला था ना कि एक धमाका होने वाला है, तो दिस इज द धमाका। क्या आपको शेयर कैपिटल चैप्टर के 30 एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें आपको सभी टाइप के एमसीक्यूज पता चल जाएंगे कि हाँ भाई शेयर कैपिटल चैप्टर में से कौन से टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो आपको पता चलेंगे। और फिर क्या वेटेज है इसका? 12 में से 12 है ना, चाहिए ना आपको? बस, तो रेडी हो जाओ नेक्स्ट सीजन के नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद, गुड बाय, सी यू।